काफ़ी टाइम गुजर गया है ना। तो शुरू करते हैं। लीनियर रिग्रेशन हमारे पास पहली चीज़ सबको देखने के लिए मिल रही है कि लीनियर रिग्रेशन है क्या चीज़। लीनियर रिग्रेशन जो हमने शुरू वाली क्लासेस में एक चीज़ डिस्कस की थी कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो हमारे पास थे सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग थी। जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग थी उसके अंदर हमारा ताल्लुक होता है जब डेटा हमारे पास लेबल्ड होता है, और लेबल्ड डेटा के ऊपर जब हम प्रिडिक्शन वगैरह करते हैं और उसके वेरिएबल्स के हम जब रिलेशनशिप फाइंड करते हैं तो हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग कर रहे होते हैं। और सुपरवाइज मशीन लर्निंग के जो दो सब टाइप्स आ जाते हैं वो हमारे पास एक रिग्रेशन कहा जाता है और एक जो है क्लासिफिकेशन कहा जाता है। एक में हम चीज़ों को क्लासिफाई कर रहे होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, और दूसरे के अंदर हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, हम एक कंटिन्यूस वैल्यू जो है प्रिडिक्ट करवा रहे होते हैं, नंबर प्रिडिक्ट करवा रहे होते हैं। और लीनियर रिग्रेशन जो है हमारे पास रिग्रेशन टाइप का एक मॉडल है। और लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो आखिरी जो टारगेट वेरिएबल होता है वो न्यूमेरिकल होता है। अब यहाँ पे जो बात लिखी है, लीनियर रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड इन मशीन लर्निंग टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात यहाँ पे आ गई है। तो लीनियर रिग्रेशन भी डिवाइडेड है दो टाइप्स के अंदर। हमारे पास एक आ जाता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और एक आ जाता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, और जो हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन है उसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा हमेशा जो है एक ही होता है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम समझते हैं, अभी आगे जाते हैं। और यूज़ फॉर न्यूमेरिकल फीचर्स प्रोटेक्शन। Why is linear regression useful for predictions and understand variable relationships? जब जब हमारे पास रिलेशनशिप्स की बात आएगी तब तब हम रिग्रेशन को इस्तेमाल करते जाएंगे। अब बात सिर्फ ये नहीं होती है कि हम कोई चीज़ प्रिडिक्ट करवा रहे हैं, हम जो है यहाँ पे रिलेशनशिप देख रहे होते हैं। मतलब जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो हमारा, जब रिलेशनशिप एक चीज़ का पता लग जाता है, प्रिडिक्शन करना उसका फिर बहुत ईजी काम हो जाता है, लेकिन रिलेशनशिप फाइंड करना बहुत एक ज़रूरी स्टेप होता है इसके अंदर। जब हमें रिलेशनशिप पता लग जाता है कि दो खास वेरिएबल्स जो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली रिलेटेड हैं या फिर इन्वर्सली रिलेटेड हैं, उन दोनों के दरमियान में कोई ऐसा खास इक्वेशन बन जाता है हमारे पास, जिस इक्वेशन की वजह से हम एक को प्रिडिक्ट करवा रहे होते हैं दूसरे की मदद से। बस वो तब हमारे पास आता है जब हम उन दोनों का रिलेशनशिप समझ जाते हैं, उन दोनों के रिलेशन समझने के बाद इक्वेशन डिराइव कर देते हैं। वो इक्वेशन किस तरीके से डिराइव करेंगे, आज का ऑब्जेक्टिव हमारा यही है। तो शुरुआत जो है एक डेटा से हमने किया है, वो इस तरीके से है कि अब हमारे पास एक्स और एक वाई आया हुआ है जिसमें 0 1 2 3 4 5, मतलब दोनों जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपस में। जब एक्स जीरो है वाई भी जीरो है, एक्स वन है तो वाई भी वन है, टू वन मतलब एक्स टू है तो वाई भी हमारे पास टू है। तो उसको मतलब पुराने वाले काम जो हमने डेटा फ्रेम के अंदर चेंज किया और फिर उसके ऊपर एक स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया, तो हमारे पास एक लीनियर रिलेशनशिप इसके अंदर आ रहा है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप इन दोनों डेटा के अंदर हमारे पास शो हो रहा है यहाँ पे। अब बात ये है कि इसका अगर हम एक इक्वेशन बनाएं अपने माइंड के अंदर कि इस डेटा के ऊपर एक इक्वेशन किस तरीके से बनेगा, तो सबके माइंड में आ जाना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई की, क्योंकि y और x हमेशा बराबर है। अब जब इक्वेशन की बात होती है तो उसमें हमारे पास कोफिशिएंट्स भी आ जाते हैं और उसके अंदर हमारे पास इंटरसेप्ट्स भी आ जाते हैं। इन दोनों चीज़ों को भी अब हम समझते हैं। ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात हुई थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जो है हमेशा y पे आता है और इंडिपेंडेंट हमारा हमेशा x पे आता है। जिसको हमने प्रिडिक्ट करवाना है वो y पे आता है, और जिसके ज़रिए से हमने प्रिडिक्शन करनी है वो हमारा x पे आता है। जिस तरह कल हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल बनाया था, उसमें एक x आ गया था और एक y आ गया था हमारे पास। x के अंदर हमने सारे के सारे फीचर्स डेटा के डाल दिए थे, और y के अंदर हमारा एक डेटा आ गया था, एक कॉलम आ गया था, डेटा सेटिस्फेक्शन आ गया था उसके अंदर, आपको अगर याद हो। तो अब यहाँ पे अगर इसकी इक्वेशन हम जब बनाएंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो वो किस तरीके से बनाएंगे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो। अब यहाँ पे जीरो लगाना जो है इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब यहाँ पे जीरो कोई चेंज तो नहीं शो करवा रहा हमारे पास, लेकिन एक जब आप इसको मजीद आगे की तरफ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जीरो मैं यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो करते हैं, अगर x आपके पास शुरुआत वाला जीरो है तो y इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आपके पास जीरो आ जाएगा y। अगर x आपके पास वन है, वन प्लस जीरो y आपके पास वन आ जाएगा। अगर x आपका टू है तो टू प्लस जीरो आपके पास y टू आ जाएगा। इस तरीके से इसका एक सिंपल सा इक्वेशन बनता जा रहा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में। आप जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करवा रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज करके, उसके साथ जीरो को ऐड करके। ये जो जीरो आपके पास आ रहा है, ये जो है आपके पास इंटरसेप्ट आ रहा है। इंटरसेप्ट जो है उस चीज़ को कहते हैं जो आपका जो लाइन आपके पास बन रही है वो लाइन कहाँ से कट करना शुरू करती है, बाय इंटरसेप्ट को। ठीक है। अब इस तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं, और आप इंटरसेप्ट को ये भी कह सकते हैं कि y की बेस वैल्यू,
कि जब x हमारे पास 0 होगा, y की बेस वैल्यू क्या होगी, y कहाँ से शुरू होगा। अगर आप लोग एक एग्जांपल अपने माइंड में लेके आएँ सेल्स और एडवर्टाइजमेंट्स वाली, कि अगर एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट्स करती है, उसकी सेल्स ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसकी जो सेल्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर नहीं बेस करती हैं, और भी डिफरेंट फीचर्स हैं जिसके ऊपर एक कंपनी की सेल्स बेस कर सकती हैं। तो अगर अगर आपने अगर एडवर्टाइजमेंट आपने बिल्कुल भी नहीं किया, आपका एडवर्टाइजमेंट ज़ीरो है, अगर आपका एक्स ज़ीरो है, आपकी कंपनी ने अगर 500 मिलियन का एक रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है, तो आपके पास इंटरसेप्ट जो है वो 500 मिलियन हो जाएगा। और आपके पास एक्स जब ज़ीरो आया, इसका मतलब ये है कि वाई आपके पास 500 मिलियन हो जाएगा, कि अभी तक हमने कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, लेकिन हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो पुराना वाला हो रहा है, मतलब जो वाई की बेस वैल्यू है वो 500 मिलियन ही है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास वाई की बेस वैल्यू ज़ीरो है, कि अगर एक्स ज़ीरो होगा, वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे बता रहा है। तो आपके माइंड में एक इक्वेशंस का फॉर्म आ गया होगा कि किस तरीके से ये इंटरसेप्ट और ये कोफिशिएंट्स आपस में डील करते हैं। अब जो वाई हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स प्लस जीरो था, इसमें कोफिशिएंट भी हो सकता है एक्स के साथ, वो क्या होगा यहाँ पे, वो वन होगा। वन एक्स प्लस जीरो कोई भी चेंज नहीं शो करवाएगा, लेकिन जब हम मजीद आगे की तरफ जाएंगे तो हमारे जो कोफिशिएंट्स है वो भी चेंज होंगे, वो भी बड़े होते जाएंगे। अब मजीद अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी कोफिशिएंट किस तरह से बड़ा होगा, कोफिशिएंट के बड़े होने से क्या इफेक्ट आता है ग्राफ के ऊपर, कोफिशिएंट छोटे होने से क्या इफेक्ट आता है ग्राफ के ऊपर। और जो बेस वैल्यू है उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा, जब तक आपका कोफिशिएंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको जीरो आंसर दे रहा है, तो बेस वैल्यू आपको वही वाला आंसर देगा जहाँ से वाई की वैल्यू स्टार्ट होना शुरू होनी है। ठीक हो गया। अभी तक आप लोगों को ये बातें समझ आ गई हैं, कोई क्वेश्चन हो इसके अंदर, किसी का कोई सवाल है। सलाम अलैकुम नुमान। ये भी सही है यार, कोई सवाल नहीं है किसी का यहाँ तक। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझने के लिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल, एक ग्राफ है हमारे पास। एज किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं डिपेंड करती है। एज हमारा टाइम के साथ होता है, कि हम एज एक टाइम के साथ हमारी एज ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। और हाइट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, हाइट हमारी ज़्यादातर एज के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरीके से हमारा एज ज़्यादा होता जाता है, हमारी हाइट भी ज़्यादा होती जाती है। तो इस ग्राफ के अंदर से इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से हम जज करते हैं, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वाई पे आ जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक्स एक्सिस पे आ जाता है। अब लीनियर रिग्रेशन के फॉर्म में इसको जब हम देखेंगे, तो हमारे पास देखिए एक रेनफॉल का डेटा है, कि जब जब बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है और ज़्यादा वो बिकती हैं, ज़्यादा अम्ब्रेला बिकते हैं, ज़्यादा छतरियाँ बिकती हैं फिर उन दिनों में। हाँ, जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा, जब और ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, ठीक है। माइक तो आप लोग डायरेक्ट इस तरह और ना किया करें ना यार, एकदम फ्लो टूट जाता है बंदे का, सही है। तो सीन ये है कि अभी हमारे पास जो रेनफॉल और अम्ब्रेलास का डेटा है, इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन का पूरा, अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो इसका पूरा का पूरा मॉडल बना हुआ है यहाँ पे, और मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से बना हुआ है। अब रेनफॉल हमारे पास मिलीमीटर्स में रिकॉर्ड हुआ हुआ है, और अम्ब्रेला सोल जो है वो हमारे पास एक क्वांटिटी, एक डिस्क्रीट क्वांटिटी आई हुई है। अब उस पूरी की पूरी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये ब्लू डॉट्स में शो हो रहा है, और इन ब्लू डॉट्स को हमने कट किया हुआ है एक लाइन के साथ। इस लाइन को हम कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। अगर ये बेस्ट फिट लाइन, अगर ये सही तरीके से लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुआ हुआ है, तो इसको हम बेस्ट फिट लाइन कहेंगे, नहीं तो इसको हम रिग्रेशन लाइन भी कह सकते हैं। एक रिग्रेशन लाइन, लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सिर्फ एक खास लाइन होती है जो हमें प्रिडिक्ट करवाती है। उस लाइन के अंदर जो जो वैल्यूज आपकी पास आती हैं वो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू आपको डॉट शो हो रहे हैं, ये आपके पास जो है आपकी प्रिडिक्टेड नहीं, आपके एक्चुअल वैल्यूज हैं, ठीक है। और आपके पास ये जो ऊपर इक्वेशन शो हो रहा है, ये इसका इंटरसेप्ट्स वाला और इसके स्लोप वाला इक्वेशन है, ठीक है। इसका 0.4 माइनस ये 0.45 जो है इसके अंदर इसका स्लोप है, और 19 जो है इसका इंटरसेप्ट है। जो हमारे पास पहले केस में क्या था, y इज इक्वल टू 1x प्लस जीरो था, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 0.45x माइनस 19 है। अब ये 0.45x माइनस 19 हमें क्या चीज़ रिटर्न करेगा, जब x हम इसको प्रोवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, जब एक्स प्रोवाइड करेंगे, एक्स के ऊपर हमारा क्या है, रेनफॉल है। जब इस रेनफॉल को आप इसको देते जाएंगे, रेनफॉल की वैल्यूज इसको देते जाएंगे, अगर 110 देते हैं, 130 देते हैं, वाई की आपको एक वैल्यू देता जाएगा हर इक्वेशन को रन करने के बाद, ठीक है। तो आपके पास वो जो वाई की वैल्यू आएगी ना, वो आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यू आएगी। आपका एक्चुअल डेटा जो है वो यूज़ हो रहा है, आपका जो इंटरसेप्ट है वो यूज़ हो रहा है, और आपका कॉफिशिएंट जो है वो यूज़ हो रहा है।
ये इंटरसेप्ट और ये कोफिशिएंट्स ये हमने फाइंड करने होते हैं एक मॉडल को बनाने के लिए। एक मॉडल हमारे पास शुरू में बन जाता है, वो खुद बहुत सारे काम आजकल की प्रोग्रामिंग में सब कुछ कर लेता है, लेकिन उस मॉडल को हमें फिर ऑप्टिमाइज़ करना होता है एक खास तरीके से। तो ये मॉडल फिर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन इंटरसेप्ट का और कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे पास स्लोप का ऐसा बन रहा है जो बेस्ट फिट लाइन हमें प्रोवाइड करता है, जो इस डेटा को इस तरीके से कट करती है कि इनके दरमियान जो एरर्स हैं, इनके दरमियान हमारे पास डिस्टेंस आता है, वो डिस्टेंस कम से कम हो जाए हमारा। ठीक है। द कोफिशिएंट represent the estimated magnitude and direction either positive और negative। अब ये कोफिशिएंट डिसाइड करेगा कि ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, चले लाइन नीचे की तरफ आएगी। ठीक है। अब ये कोफिशिएंट भी जब हम फाइंड करेंगे तो वो हमें तरीका पता लगता जाएगा। ठीक है कि अगर ये डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास इस तरीके से ना होती, अगर इस डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में आ रही होती, तो फिर इसके ऊपर जो बेस्ट फिट लाइन बननी थी वो हमारे पास एक रिवर्स लाइन आती, और ये जो हमारे पास कोफिशिएंट इस्तेमाल हुआ है ये हमारे पास नेगेटिव साइन होता है इसका, और ये इस्तेमाल किस पर्पज़ के लिए किया जाता है? रिलेशनशिप बिटवीन ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के। अब अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ ली वो यही है कि लीनियर रिग्रेशन वर्क्स ऑन फॉलोइंग इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस b। हमें एक इक्वेशन चाहिए होता है, तो पहले वाला सबसे पहले वाला हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था x प्लस जीरो में, उसको अभी यहाँ पे अपने माइंड में लेके आए आप लोग कि mx प्लस b में वो किस तरीके से होगा। 1x प्लस जीरो, तो वहाँ पे 1 यहाँ पर m, वहाँ पर x, यहाँ पर x, और वहाँ पे जो जीरो था यहाँ पे वो b हो गया है। अब y आपके पास क्या चीज़ शो करा रहा है? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल शो करा रहा है जो आपने प्रिडिक्ट करवाना है, और x क्या शो करा रहा है? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी बेस पे आपने y को प्रिडिक्ट करना है, और m आपको शो करा रहा है आपका स्लोप ऑफ फंक्शन कि, या फिर आपका स्लोप बता रहा है या फिर लाइन बता रहा है आपको कि किस तरीके का स्लोप हमारे पास होगा, या पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। और b क्या बता रहा है? आपको y इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रहा है कि बेस वैल्यू आपकी दे रहा है कि वो वैल्यू आपकी जो जब आपके पास x का वैल्यू जीरो होगा कि x अप्लाई ही नहीं हुआ, y की वैल्यू क्या होगी, y शुरू कहाँ से होगा। ठीक है। आप लोगों ने अपने 9th 10th में एक इक्वेशन पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास mx प्लस सी होती थी। अब मशीन लर्निंग में mx प्लस बी इसको हम यूज़ करते हैं, तो वही वाली लाइन जब वहाँ पे बनती थी वही वाली लाइन यहाँ पे भी बन रही है। यहाँ पे उसका क्या काम है उस लाइन को बनाने का कि हम डेटा को अंडरस्टैंड करना शुरू कर लें, डेटा के अंदर हम प्रिडिक्शन करना शुरू कर लें, हमारे पास जो जो प्रिडिक्शन आएगी वो इस लाइन के थ्रू शो की जाएगी। ठीक है। अब and it determines from which point the graph will start and what will be the slope direction, वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा। अब हमारे पास राइज और रन का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे कि स्लोप हमारे पास डिटरमिन होता है राइज ओवर रन से, और राइज की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आ जाती है? राइज की वैल्यू हमारे पास कोफिशिएंट से आ जाती है। एम की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो हमारे पास राइज की वैल्यू होती है, और इसको ट्रेडिशनली रन का जो होता है वो हम वन ही लेके जाते हैं इसको, और राइज ओवर रन हमें बताता है कि हमारा जो स्लोप है वो किस तरीके से एक एक यूनिट ऊपर भी जाएगा, एक एक यूनिट आगे भी जाएगा, वर्टिकली भी जा रहा होगा और हॉरिजॉन्टली भी जा रहा होगा। और जो वाई इंटरसेप्ट आप देखें कौन से पॉइंट पे आ रहा है, कौन से पॉइंट पे वाई को ये पूरा का पूरा लाइन कट कर रहा है, तो वो 3 है। तो 2x प्लस थ्री हमारे पास इस इक्वेशन को इस लाइन को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो वो लाइन इस ग्राफ को थर्ड पॉइंट पे वाई के इंटरसेप्ट करेगा, उसको वहाँ पे आके उसको काटेगा। सिंपल बातों में काटना कह सकते हैं आप इसको। अब मेन गोल ऑफ लीनियर रिग्रेशन के आपने बेस्ट फिट लाइन अपना ढूंढना है जो आपके पास डेटा है उसका, और उसका तरीका क्या है? सबसे पहले आप जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए आप इसको फाइंड कर सकते हैं। द लीस्ट स्क्वायर मेथड इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू फाइंड द लाइन ऑफ बेस्ट fit for a set of data points. It aims to minimize the sum of the squared distances between the actual data points and the values predicted by the line. In essence, it tries to draw a line that is as close as possible to all the data point। जो मैंने बात आप लोगों को बताई कि हम लोगों ने इस तरीके की लाइन एक ड्रॉ करनी है, इसके अंदर से हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसे लाइन ड्रॉ करने का होता है जो पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो। और जो अब जब एक लाइन गुजर रहा है, अब ये जो लाइन गुजर रहा है यहाँ से, ये लाइन हमारे पास प्रिडिक्ट करवा रहा है कि सारी की सारी जितनी भी प्रिडिक्शन हो रही हैं इस लाइन के ऊपर हो रही हैं। अब प्रिडिक्शन वाली जो वैल्यूज़ हैं इस लाइन के ऊपर हैं, और जो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि वो आगे पीछे हैं इससे। अब जब ये आगे पीछे हैं तो इनके दरमियान में एक डिस्टेंस आ जाता है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि हमने इस डिस्टेंस को सबके दरमियान में ऑप्टिमल रखना है, सबके दरमियान में कम से कम रखना है कि ये सारे के सारे इनके दरमियान में एक मीन रिलेशनशिप हमारे पास बनना शुरू हो जाए। और मीन स्क्वायर्ड एरर किस तरीके से कि हमारे पास स्क्वायर्ड एरर का क्या मतलब होता है? अब आप लोग कंसिडर करें एक एग्जांपल कि आप एक जगह पे खड़े हुए हैं, आपके आगे भी एक बंदा खड़ा हुआ है और आपके पीछे भी एक बंदा खड़ा हुआ है।
आपके आगे वाला बंदा जो है आपसे 2 यूनिट्स के फासले पे है, आपके पीछे वाला बंदा भी आपसे 2 यूनिट्स के फासले पे है। लेकिन आगे वाला बंदा +2 है और पीछे वाला बंदा -2 है, और +2 और -2 आपस में मतलब कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो जब आप इसका स्क्वायर्ड एरर लेंगे ना, तो -2 का होल स्क्वायर जब आप लेंगे, -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जब आप लेंगे, तो आपके पास 4 आ जाता है उससे। तो 4 जो है 4 की इक्वल होता है। तो मतलब ये है कि अगर -2 अगर नीचे की तरफ भी आपके पास एक पॉइंट आ जाता है और ऊपर भी आपके पास एक पॉइंट आ जाता है, तो उन दोनों का डिस्टेंस सेम करवाने के लिए हम यहाँ पे मीन स्क्वायर्ड एरर यूज़ करते हैं, ठीक है? मीन स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं इनका। तो यहाँ पे देखें, इट एम्स टू मिनिमाइज़ द सम ऑफ द स्क्वायर्ड डिफरेंसेस। जो डिफरेंसेस है उनका स्क्वायर उसको मिनिमाइज़ करना है, ताकि हमारे पास कम से कम डिफरेंस हो इस लाइन में और एक्चुअल डेटा पॉइंट्स में, ठीक है? अब लीस्ट स्क्वायर मेथड का ये तरीका था। अब इसके अंदर से हम किस तरीके से अपने लिए एक ऑप्टिमाइज़्ड पाथ फाइंड करेंगे, एक ऑप्टिमाइज़्ड लाइन फाइंड करेंगे, तो उसका तरीका भी यहाँ पे आ रहा है कि सबसे पहले इम्पोर्ट पैंडास एसपीडी। अब ये बात आप लोगों ने यहाँ पे देखनी है कि डेटा रीड करना किस तरह है। कल भी मेरे से एक बंदे ने पूछा था, मुझे नाम भूल गया उसका, कि उन्होंने पूछा था कि डेटा को रीड किस तरीके से करते हैं, कि डेटा को आप रीड करना जब तक आपको नहीं आएगा, आप तो कुछ भी नहीं कर पाओगे इस डेटा के अंदर, जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो पीडी डॉट रीड सीएसवी ये तो याद कर लो कम से कम। और बस ये वाली कहानी है, इसको याद कर लो आप। और डेटा हमारे पास यहाँ पे लोड हो गया है, डेटा हमारे पास आ गया है। इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स है, ईयर एक्सपीरियंस और सैलरी, ठीक है? ईयर एक्सपीरियंस और सैलरी के दरमियान में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा वो होगा एक्सपीरियंस होगा, उसकी उतनी ज़्यादा सैलरी होगी, ठीक है? तो ये डेटा हमारे पास आ गया, 29 रोज़ हैं इसके अंदर, समझाने के लिए काफ़ी है ये डेटा। सिबॉन हमने बुलाया है अपने पास विजुअलाइज़ेशन के लिए, और सबसे पहले स्कैटर प्लॉट बनाया है। स्कैटर प्लॉट बनाने का जो मकसद है वो यही है कि न्यूमेरिकल कॉलम्स के दरमियान में जो हमारे पास रिलेशन होता है, हम उनको फाइंड कर कैसे करें। जब हमने न्यूमेरिकल कॉलम्स में रिलेशनशिप देखना होगा, तो सबसे बेस्ट प्लॉट हम डिज़ाइन कर सकते हैं वो स्कैटर प्लॉट होता है, ठीक है? अब यहाँ पे स्कैटर प्लॉट हमारे पास सबसे पहला आ गया है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ करके बताऊँगा, उसमें मैं मॉडल को एक्सप्लिसिटली ट्रेन नहीं करूँगा और मॉडल ट्रेन हो जाएगा। एक स्कैटर प्लॉट की मदद से, एक लाइन की मदद से आपके सामने एक मॉडल बना हुआ आ जाएगा, आपके पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ सारी आ जाएँगी, और मॉडल को हमने ट्रेन करने के लिए कोई ख़ास काम भी नहीं किया होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से वो ट्रेन होता है। अब हमारे पास जब ये इसका वो आ गया है, डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है डेटा की। तो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन जब आ गई है, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से हमने एक लाइन गुज़ारनी है। एक ऐसी लाइन गुज़ारनी है जो इस पूरे के पूरे डेटा सेट को रिप्रेज़ेंट कर रही हो। इनके दरमियान जो डिस्टेंसेज़ आ रहे हैं, जो एरर्स आ रहे हैं, वो बहुत कम आ रहे हो जाएँ हमारे पास, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? कोएफ़िशिएंट्स फाइंड करेंगे। तो कोएफ़िशिएंट जब हम फाइंड करते हैं, तो np.polyfit इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। हमने एक पॉलिनॉमियल लाइन फिट करनी होती है यहाँ पे, तो उसके लिए पॉलीफिट हमारे पास इस्तेमाल होता है। और एनपी, और ये जो पॉलिनॉमियल लाइन फिट करने का जो हमारे मेथड प्रोवाइड करता है, वो नमपाई प्रोवाइड करता है, np.polyfit। और उसको डेटा कौन सा देना है, हमारे पास जो डेटा है ईयर एक्सपीरियंस वाला और डेटा सैलरी वाला। और उसकी डिग्री 1 रखने का मतलब ये है कि हमने एक लीनियर लाइन ड्रॉ करवानी है। अगर इसके साथ आप चेंजिंग करते हैं थोड़ी बहुत, अगर आप इसकी डिग्री 2 रखते हैं, तो आपके पास क्वाड्रेटिक लाइन्स की तरफ चला जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ चला जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आपके पास होते हैं, उनमें आपके पास फिर 3 कोएफ़िशिएंट्स आ जाते हैं। और हम जो है लीनियर के साथ ताल्लुक़ रख रहे हैं इस वक़्त, हमने लीनियर लाइन बनाना है, तो लीनियर के अंदर हमारे पास 2 ही कोएफ़िशिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। एक हमारे पास इस्तेमाल होता है कोएफ़िशिएंट जो स्लोप को डिटरमाइन करता है, और एक हमारे पास आ जाता है जो इंटरसेप्ट होता है, ठीक है? अब जब हमने इस डेटा ईयर एक्सपीरियंस और डेटा सैलरी को पॉलीफिट को दिया, तो इसने इस डेटा को पहले फिट किया है, फिर इसको ऑप्टिमाइज़ किया है, फिर इसके ऊपर इटरेटिव एल्गोरिदम पूरा इसने खुद चलाया है। ये इस काम को रखने की पावर रखता है, ठीक है? इटरेटिव काम करने की पावर ये np.polyfit रखता है। तो इटरेटिवली इसको देखता है कि कहाँ पे मेरा मॉडल एक ऐसी ऑप्टिमाइज़्ड वैल्यू देगा मुझे, जहाँ पे मेरे पास एक बेस्ट फिट लाइन बनेगी, ठीक है? अब जब कोएफ़िशिएंट्स हमने इसके, हमारे पास 2 कोएफ़िशिएंट्स आ गए हैं। एक 9449.96 आया हुआ है, और एक ये हमारे पास आया हुआ है। अब इसमें पहला वाला जो हमारे पास है, वो हमारी स्लोप को डिटरमाइन कर रहा है, और दूसरा वाला जो हमारे पास है, वो हमारे इंटरसेप्ट को डिटरमाइन कर रहा है। और इसको हम यूज़ किस तरीके से करेंगे, जो ऊपर हमने एक फार्मूला पढ़ा था mx प्लस बी में, y इक्वल टू mx प्लस बी में 9.9449 मल्टीप्लाई बाय x प्लस इंटरसेप्ट वाली वैल्यू ये हो गई हमारी, ठीक है? और फिर जब आपके पास ये कोएफ़िशिएंट्स आ गए, इन दोनों कोएफ़िशिएंट्स को आपने एक स्लोप ले लिया और एक इंटरसेप्ट ले लिया, आपने 2 वेरिएबल्स बना लिए अपने लिए, उनमें से आपने दोनों वैल्यूज़ को अलग-अलग सेव कर लिया अपने पास इस्तेमाल करने के लिए। अब जो रिग्रेशन लाइन यहाँ पे बनना है, यहाँ पे जो रिग्रेशन लाइन बनना है, उसके लिए आपको वैल्यूज़ चाहिए। ग्राफ के ऊपर कुछ भी प्लॉट करने के लिए आपको वैल्यूज़ चाहिए आती हैं, ठीक है? तो उन वैल्यूज़ को ढूँढने के लिए यही वाला फ़ॉर्मूला यूज़ होगा, y इज़ इक्वल टू mx प्लस b का। और m आपके पास स्लोप आ जाता है, x आपके पास हमारा ये एक्सपीरियंस आ गया ये वाला, और इंटरसेप्ट हमारे पास ये 24848 आ गया, जो इस कोएफ़िशिएंट वाले वेरिएबल में से हमने इसके साथ जुदा कर लिया है। और रिग्रेशन लाइन हमें एक लंबी लिस्ट दे देता है।
देखें एक लंबी लिस्ट दे देता है हमें पूरी की पूरी, मतलब इन लिस्ट के इसके ऊपर ये हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज आ गई हैं। वो जो मैं आपको बात बता रहा था कि हमारे पास मॉडल ट्रेन किए बगैर हमारे पास जो है सारी की सारी वो जो फीचर्स हैं, सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो प्रिडिक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है ना, ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज आ रही हैं। जो हमारे पास लाइन होता है लीनियर रिग्रेशन का, लीनियर जो लाइन होता है वो हमारे पास जो है एक प्रिडिक्शन को ही शो करवा रहा होता है, सारी की सारी प्रिडिक्टेड आउटपुट्स को ही शो करवा रहा होता है, ठीक है। तो अब अगर आपने एक और मतलब यहाँ पे मैंने करके दिखाया है कि हमारे पास पहला वैल्यू जो था वो 1.2 था, ईयर्स एक्सपीरियंस 1.2 था, ठीक है। अगर 1.2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास और आपकी सैलरी फिर कितनी होनी चाहिए, आपने उसके साथ अपना स्लोप वाला वैल्यू मल्टीप्लाई किया 1.2 के साथ और उसके अंदर इंटरसेप्ट की वैल्यू ऐड कर ली, तो आपको 36,188, आप इसको रुपये भी बोल सकते हो, डॉलर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो जब आप ये वाला काम करते हो तो देखो यहाँ पे 36,188 हमारे पास शो हो रहा है। और इसको जब आप इधर एक लाइन की सूरत में अगर प्रिंट करना शुरू करोगे तो आपको इसी तरीके से प्रिंट करवाएगा। और जब आप इसको जब यहाँ से लाइन बनना शुरू होगा इसका, तो आप वेरीफाई कर पाएंगे उसको। ये 1.2 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो होगा तो वो आपको 36,000 38,000 जितना भी है वो यहाँ पे देगा, 40,000 से कम ही देगा। यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा उसका, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं, हमारे पास वो लाइन आ भी जाएगा। अब वो लाइन बनाने के लिए सबसे पहले वो जो स्कैटर प्लॉट है, हमने वही स्कैटर प्लॉट फिर से बनाया है। ये वाला स्कैटर प्लॉट हमारे पास नीचे फिर से बना है। अब इस वाले स्कैटर प्लॉट के ऊपर हमें एक और लाइन ड्रॉ करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, पीएचडी डॉट प्लॉट के जरिए हम डेटा का एक्सपीरियंस उसको देंगे और रिग्रेशन लाइन की जो रिग्रेशन लाइन हमारे पास जो वैल्यूज सारी की सारी ये वाली आ गई हैं, इन वैल्यूज को और एक्सपीरियंस को हम आपस में प्लॉट कर रहे होंगे, ठीक है। और कलर हमने रेड इसका डिफाइन किया है और लेबल उसका रिग्रेशन लाइन हमने डिफाइन किया कि जब उसका जो लेजेंड होता है, लेजेंड हमारे पास साइड पे आ जाते हैं कि जितने भी लेबल्स हमने इस्तेमाल किए होते हैं उसके अंदर वो सारे के सारे हमारे पास आ जाते हैं कि इस ग्राफ में एक लाइन हमारे पास रिग्रेशन लाइन को शो करवा रहा है, ठीक है। तो वो जो हमने चीज़ ऊपर की थी कि आपके पास 1.2 जीएस का अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपका 38,000 के 36,000 होगा, तो 1.2 जीएस एक्सपीरियंस आपका तकरीबन यहीं पे बनता है और वो इधर आपके पास मीट होता है और वो इस पे 38,000 आपके पास हो जाता है, ठीक है। और ये वाला काम अभी तक जो हमने किया है, इक्वेशंस निकालना डेटा के अंदर से, फिर उसको यूज़ करना, उसको प्रिडिक्ट करवाना, ये पूरा का पूरा मशीन लर्निंग की लीनियर लीनियर रिग्रेशन का पूरा यही काम है, ठीक है। और अगर आपने एक काम करना है, इस तरीके से करना है कि आपने एक डेटा के ऊपर एक लाइन फिट करवाना है सिर्फ, बगैर इसके कि आपने ऑप्टिमाइजेशन करना है या नहीं करना, आपने एम की और बी की वैल्यूज़ डिराइव किए बगैर अगर आपने सिंपल यही वाला काम करना है, तो आप एक रिग्रेशन प्लॉट बना सकते हैं। उसके लिए इसको रेग प्लॉट कहा जाता है। उसको आपने अपना डेटा प्रोवाइड करना है और उसमें अपने कॉलम्स के नाम बताने कि डिपेंडेंट मेरा कौन सा होगा और इंडिपेंडेंट मेरा कौन सा वेरिएबल होगा, वो आपको पूरा का पूरा एक लाइन फिट करके खुद ही इसमें दे देगा। लेकिन इसका जो कौन होगा वो यही होगा कि इसमें आपके पास ऑप्टिमाइजेशन के बहुत कम चांसेस होंगे। उस वाले फीचर में आपके पास ऑप्टिमाइजेशन के चांसेस आ जाते हैं। आप अगर अपनी वैल्यू को चेंज करना चाहो, आप चेंज कर सकते हो, डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर जाओ, डिफरेंट प्रेडिक्शंस आपके पास आते जाएँगे, डिफरेंट लाइन्स आपके पास आते जाएँगे। मतलब सही लाइन जब तक आपको नहीं मिला, आप तब तक नहीं कह सकते कि मेरा मॉडल बिल्कुल सही तरीके से ट्रेन हो चुका है। जहाँ तक लीनियर रिग्रेशन की कहानी थी, अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन की शुरू होती है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने पढ़ लिया था कल कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, जब हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती है, जब हमारा टारगेट वेरिएबल जो होता है वो एक कैटेगोरिकल होता है, तो हम डिफरेंट फीचर्स के बेस पे या ज़ीरो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं या वन प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। तो अब हमें ज़ीरो और वन, अभी तक जो हम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे एम एक्स प्लस बी, वो हमें कंटिन्यूस वैल्यू बार बार रिटर्न कर रहा था, एक खास रेंज में वैल्यू नहीं दे रहा था। वो हमें कभी 50,000 देगा, कभी 70,000 देगा, कभी 90,000 देगा, कभी क्या देगा, कभी कोई भी वैल्यू दे सकता है। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारा ताल्लुक होता है आइदर ज़ीरो आइदर वन, या फिर यस हो या फिर वन हो। तो हमें एक ऐसा फंक्शन भी चाहिए होता है जो हमें ज़ीरो और वन प्रोवाइड कर रहा हो। तो उस वाले फंक्शन को एम एक्स प्लस बी को हम जब यहाँ पे चेंज करके एक्सपोनेंशियल के साथ इस्तेमाल करेंगे और उस एक्सपोनेंशियल को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो हमारे पास खुद ही ऑटोमेटिकली सारे के सारे आंसर जो आएंगे एम एक्स प्लस बी के बाद, वो हमारे पास जीरो और वन के दरमियान में होगा। मतलब लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करके आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर सकते हो। लेकिन लीनियर रिग्रेशन के आंसर्स अगर आपको जीरो और वन के फॉर्म में चाहिए, तो आपको उसको एक्सपोनेंशियल की पावर में एम एक्स प्लस बी को लाना है और डिनोमिनेटर में वन के साथ ऐड करवाना है उसको, और सिंपली आपके पास आंसर जो आपके जीरो और वन के फॉर्म में आते जाएंगे। अब आपके पास जो ये छोटा सा मतलब एक ग्राफ है आपके पास, बताता है कि आपका डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है क्लासिफिकेशन के अंदर। क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पास सारा का सारा डेटा जो होता है या येस पे होता है या नो पे होता है। तो अब इसको हम प्रेडिक्ट किस तरीके से करवाएंगे, यहाँ पे अगर हम एक लीनियर मॉडल बनाना शुरू कर
करने इस तरह के डेटा के ऊपर, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा तो यहाँ से अगर वो लाइन बनना शुरू होता है, अगर यहाँ से भी बनना शुरू होता है, तो वो इन 2 पॉइंट्स को तो ले लेगा, लेकिन बाकी पॉइंट्स उससे बहुत ज़्यादा दूर आ जाएँगे। वो जो हमारे पास एरर आ रहा था, वो एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हमने एरर को कम करने के लिए ये वाला काम करना है कि एक सिग्मॉइड फ़ंक्शन डिफ़ाइन करना है। ये जो ऊपर फ़ंक्शन लिखा हुआ है, ये एक सिग्मॉइड फ़ंक्शन है और ये एक एस शेप्ड कर्व हमें हर बार रिटर्न करता है। और इसके लिए जो डेटा हम फॉलो कर रहे हैं वो डायबिटीज़ से डेटा फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक कॉलम उठा लेंगे और आउटकम हमारे पास 1 और 0 के बारे में 0 ही होगा। 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये वाला जो पेशेंट है, ये जो है हमारे पास डायबिटीज़ इसमें मतलब वो डायग्नोज हो रही है और 0 वाले में डायग्नोज नहीं हो रही है। तो अब इसको हम किस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट हमने बना दिया, तो हमारे पास जो डेटा देखें उसी तरह के फॉर्म में आ गया, 0 और 1 के फॉर्म में आ गया। ये यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे हमारे पास जो है आउटकम बिल्कुल सारों का 0 आ रहा है कि यहाँ पे किसी को भी डायबिटीज़ नहीं है, यहाँ पे सारों के पास डायबिटीज़ है। और नीचे ये वाला जो हमारा एक्स का वो पोर्शन है, वो हमारी ग्लूकोज लेवल बता रहा है कि कितने ग्लूकोज लेवल पे वो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ रहा है। अब एक्स और वाई में हमने इसको चेंज कर दिया। अब लीनियर रिग्रेशन के केस में तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप मॉडल ट्रेन किए बगैर सारा काम कर लें, लेकिन आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मॉडल ट्रेन करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है आपको, क्योंकि आपको मॉडल जब तक आपने ये वाला ट्रेन नहीं किया, क्योंकि ये वाला मॉडल डिपेंड लीनियर रिग्रेशन की एम एक्स प्लस बी पे कर रहा है, तो आपको ये वाला मॉडल बनाना ज़रूरी होगा सबसे पहले, ठीक है। तो एक्स हमने डिफाइन कर लिया कि हमारा डेटा टू में ग्लूकोज हमारा एक्स है और वाई जो है हमारा जो ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वाई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया यहाँ पे। और एसकेएलएन के अंदर से हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मंगवा लिया जिस तरह हमने कल किया था। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हमने पहले एक मॉडल बना दिया है, इसको फिट किया है एक्स और वाई के ऊपर और मॉडल हमारा फिट हो गया यहाँ पे। और प्रेडिक्टिव प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी उसकी डिफाइन करनी है कि किसकी, एक्स की डिफाइन करनी है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सारे के सारे रोज लेने हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है उस जगह की तरफ ये जो ग्राफ हमारा है उस तरफ जाता जाएगा, जहाँ जहाँ पे हमारे पास जो आउटकम है वो 1 के इक्वल है, जो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। इस बात का ये मतलब है। तो स्कैटर प्लॉट जब हमने इस पर बनाया तो डेटा टू हमने इसको प्रोवाइड किया, एक्स की वैल्यू असाइन की, वाई की वैल्यू इसको असाइन की। और इसको जब हमने सबसे पहले एक्स दिया है और एक्स में हमारा जो ग्लूकोज का आ गया और प्रेडिक्टिव प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हमने अभी तक ढूंढ ली है, इसकी जो मॉडल हमने फिट किया है उसने प्रोबेबिलिटी इसके निकाल ली है। तो उसके ऊपर जब हमने लाइन प्लॉट बनाया तो हमारे पास इस तरीके का एक सिग्मॉइड आ रहा है, हमें सिग्मॉइड मिल रहा है यहाँ पे। तो एक रीजनेबल ग्राफ बन रहा है इस यहाँ पे। तो अभी जब इस ग्राफ के ऊपर हम मतलब इसके इंटरसेप्ट वगैरह निकालेंगे, कोफिशिएंट्स निकालेंगे, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। जो मॉडल हमारे पास बन गया है, मॉडल डॉट इंटरसेप्ट करेंगे तो आपके पास इंटरसेप्ट आ जाता है, मॉडल डॉट कोफिशिएंट करेंगे तो आपके पास उसका कोफिशिएंट आ जाएगा। अब जब इनको आप इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट को जब अगर आप राउंड ऑफ करते हैं नहीं करते, वो आपका मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ कर लिए थे। अब कल ग्लूकोज जब हमारा 148 आ रहा था पहले वाले का, 148 पे हमने इसको चेक किया है। और जब इसको हमने चेक करना शुरू किया तो यहाँ पे हमारे पास वो ऊपर वाला फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर माइनस जेड जो था। ई पावर माइनस जेड में आप माइनस जेड जो है आपके पास इक्वल होता है माइनस एम एक्स प्लस बी के। तो एम एक्स प्लस बी क्या हो जाता है आपके पास, कॉफिशेंट इंटू ग्लूकोज लेवल प्लस बी। आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। तो प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी जब आप इसकी निकालेंगे तो आपके पास 0.641 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि इस डेटा के ऊपर अगर हमारे पास ग्लूकोज लेवल 148 हो जाता है या फिर इससे ज़्यादा हो जाता है, और अगर थ्रेशोल्ड आप डिफाइन करते हैं कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब ये है कि चांस हो सकता है डायबिटीज़ का। और अगर 0.5 से कम आती है हमारी प्रोबेबिलिटी तो डायबिटीज़ का चांस नहीं हो सकता है, डायबिटीज़ का चांस कम होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो अभी मतलब आज के लिए इतना ही था। आप लोगों के कोई सवाल हो अभी अगर तो मुझे बताएं। आप लोग को समझ आए? बहुत बातें हुई। हम्म, व्हाट इज पॉलीफिट? पॉलीफिट आपकी पॉलिनोमियल फिट को कहा जाता है। और इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है ये, आपके कोफिशिएंट्स निकालने के लिए होता है। आपकी जो रिग्रेशन लाइन बननी होती है ना, उस रिग्रेशन लाइन को बनाने के लिए आपको कोफिशिएंट भी चाहिए होते हैं और इंटरसेप्ट भी चाहिए होते हैं। आपको एम भी चाहिए होता है और आपको बी भी चाहिए होता है। पॉलीफिट इस्तेमाल होता है आपकी एम और बी की वैल्यू को डिसाइड करने के लिए कि आपके पास ऑप्टिमाइज वैल्यू आ जाए एम और बी की, जिससे आप बेस्ट फिटेड लाइन बना सकते हैं। बाय वे मॉडल डॉट इंटरसेप्ट के ज़रिए हम कर सकते हैं इसको। मॉडल डॉट इंटरसेप्ट के ज़रिए जब आप इसको करते हैं तो जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने देखा जैसे ही मॉडल हमारा बन गया था उस वक्त हमारा मॉडल डॉट इंटरसेप्ट वाला मेथड उसके ऊपर काम कर रहा था, लेकिन वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं बना। अभी तक उसमें ऑप्टिमाइजेशन वाले काम नहीं हुए। पॉलीफिट उसके ऊपर काम नहीं कर सकता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर, क्योंकि वो जो पॉलिनोमियल नहीं होता, वो लीनियर नहीं होता हमारे पास, वो एक एस शेप्ड कर्व होता है।
और लीनियर रिग्रेशन के ऊपर पॉलीफिट काम करता है, क्योंकि हमने पॉलिनॉमियल से लीनियर एक बना सकते हैं, उसके अंदर हमारी जो एम और बी आ जाती है उसके ऊपर, वो जो है लीनियरली हो सकता है उसके साथ काम। लेकिन जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसके अंदर हमारे पास लीनियर काम आता नहीं है, तो उस वजह से पॉलीफिट उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता। डेटा इम्बैलेंस हो तो हाँ, डेटा को आप पहले बैलेंस करेंगे। डेटा के बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 दिनों से जो हम काम कर रहे थे वो डेटा के बारे में काम कर रहे थे कि डेटा प्रिपेयर मतलब डेटा को प्रिपेयर किस तरीके से करेंगे हम लोग। तो डेटा हमारा प्रिपेयर होगा उसके बाद ही हमारा अच्छा मॉडल बन सकेगा। आप लोगों को आज वाले कॉन्सेप्ट समझ आए हैं? यस, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। बाइनरी क्या होती है? 0 और 1। और आपके पास जो क्लासिफिकेशन आ जाता है बाइनरी भी नहीं हो सकता, अगर आपके पास ज़्यादा कैटेगरीज आ जाएँ। एक अगर आपने एनिमल क्लासिफिकेशन करना है और कैट डॉग कोई और भी जानवर इसमें आ जाता है अगर, तो फिर वो आपके पास जो कैटेगरीज है वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो आप फिर आप मल्टीपल भी आप करवा सकते हैं। सिर्फ बाइनरी नहीं होता, बाइनरी सिर्फ यस और नो में आ जाता है आपके पास। अगर आप यस और नो में आते हैं तो आप उसको बाइनरी कह सकते हैं। तो अगर आप यस और नो में नहीं आते, अगर आपके पास ज़्यादा फीचर्स कैटेगरीज में आ जाते हैं, तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन कहेंगे, क्लासीफाई करना कहेंगे उसको आप। बाकी आज वाले जो using any software or any language, what we can do? We can do nothing. सिर्फ सुन सकते हैं बस क्लासेस को। तो हमें सॉफ्टवेयर तो चाहिए आएंगे ना। अब पैंडास का और नमपाई का यूज़ यही है कि अब पैंडास और नमपाई हमारे सामने तो छोटे छोटे 5 वर्ड्स के एक नाम है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा कोडिंग हुई भी होती है। अगर आप पैंडास की इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, तो स्लो हुआ हुआ है कंप्यूटर। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इसके अंदर। गेटिंग स्टार्टेड है। और हाँ, ये देखिए, आप पांडास के ज़रिए क्या क्या कर सकते हैं। सिलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, जॉइन, यूनियन, लिमिट, अपडेट, डिलीट, डेटा स्ट्रक्चर को आप करवा सकते हैं उसमें। और स्ट्रिंग प्रोसेसिंग, मर्जिंग, मिसिंग डेटा। और डेटा स्ट्रक्चर के साथ काफ़ी सारा काम है इसका, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या होते हैं जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करवाते हैं। तो जहाँ पे डेटा स्टोर होगा वहाँ पे पैंडास का काम होगा, जहाँ पे डेटा स्टोर होगा वहाँ पे नमपाई का काम भी होगा। बस किडिंग। सही हो गया यार। बाकी आज के लिए इतना ही था। आप लोगों की कोई और सवाल हो तो मुझे आप लोग मैसेज वगैरह भी कर सकते हो, मेरा नंबर आप लोग के पास होगा। और सिग्मॉइड फंक्शन, हुँ, सिग्मॉइड फंक्शन आपको एक एस शेप कर्व देता है। एस शेप कर्व आपको क्यों चाहिए होता है? आपको जब इस वाली तस्वीर को देखें, जी, जब आपके पास डेटा हमारे पास इस तरीके से जब डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, जब वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो हम उसको एक लीनियर लाइन से शो करवा सकते थे, रिप्रेज़ेंट करवा सकते थे। लेकिन इसको हम लीनियर लाइन से रिप्रेज़ेंट नहीं करवा सकते। अगर इसको हम लीनियर लाइन से रिप्रेज़ेंट करते हैं, यहाँ से एक लाइन बनना शुरू होती है इस तरफ, तो फिर अगर वो एक-एक पॉइंट को अगर सही तरीके से 100% सही प्रिडिक्ट कर रहा है, लेकिन जो बाकी सारे पॉइंट्स हैं वो उससे बहुत ज़्यादा आउटलायर हो जाएँगे, उससे बहुत ज़्यादा दूर हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगा उनके दरमियान में, तो उनको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमें एक एस शेप का कर्व चाहिए होगा जो इन दोनों को प्रेडिक्ट करवाए, जो नीचे से भी करीब से होके गुजरे और ऊपर भी जाके बहुत करीब हो, उनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम हो, जिस तरीके से हमारे पास फिर आखिर में ये वाला एक बन गया है। तो लेकिन ये भी अभी बिल्कुल सही तरीके का नहीं बना, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसको अभी आप और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो जितना ऑप्टिमाइज करेंगे उतना ज़्यादा सही प्रिडिक्शन आपके पास आएगा, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन आपके पास आता जाएगा। ठीक हो गया? और सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर जो आपके पास चीज़ यूज़ होती है वो आपके पास लीनियर रिग्रेशन का स्लोप फंक्शन ही यूज़ होता है। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर माइनस जेड जो होता है, उसमें माइनस जेड जो है आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है एम एक्स प्लस बी को। ठीक हो गया? काफ़ी आज के लिए। अच्छा अहमद, एक बात और कि कल आपने जो करवाना है हम्म, तो अभी से आपको मैं बता दूंगा आपको। जी जी। तो कल जो है अभी हम इस तरह का सीन लेके जा रहे हैं कि अभी तक जितना कुछ हमने सीखा हुआ है ना, कल आपको एक टेस्ट लिया जाएगा। आप टेस्ट तो नहीं होगा, एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी इस सब की।
आपको जुपिटर की नोटबुक्स मिल जाएगी, सारों को एक नोटबुक मिल जाएगी। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने अपने लॉजिक के बगैर वो आप सॉल्व नहीं कर सकते होंगे। उसको लॉजिक के लिए आपने सॉल्व करना होगा, वो आपने वो जगह फिल करनी होंगी। तो आपका सीन ये होगा कि आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को एक दफ़ा अप्लाई करके देख लोगे। आपको कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे दूंगा जो आप गूगल से भी जाके कर सकते हो, किसी चैट जीपीटी वगैरह को भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। आपने वो टास्क कंप्लीट करने होंगे। कल वाले दिन आप लोगों की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का दिन है, तो कल आप सारे लोगों ने यहाँ पे आना है, ठीक है? कल पता लगेगा। सही हो गया। और एक ये भी अहमद, एक ये भी अनाउंसमेंट कर देते, जो उसमें टॉप कर ले तो उसको आपकी तरफ से 500 रुपये मिलेंगे। आपने कर ली ना वो वाली अनाउंसमेंट, बस आप अब नहीं इसके नहीं, ऊपर तो आपकी अड़े तरफ से आएंगे ना, रहे। फिर आप ही ना, मेरा इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। आपके पास गूगल है, आपके पास चैट जीपीटी है, आप इस दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हो। आप इस ज़माने में बेसिकली वो सॉल्व होगा करना ये कुछ भी चीज़ नहीं ना, है। कि वो होगा ये चीज़ कि आप लोग के पास एक नोटबुक होगी, जिस तरह भी अहमद पढ़ा रहा है, जिस तरह इसी तरह तो होगा ये कि 3-4 लाइन्स अहमद ने कोडिंग की होगी। तो अब अगले 2 लाइन्स उनमें कौन से होंगे, जो डेटा क्लीनिंग वगैरह होगी, या अगर कुछ कोई कॉलम वगैरह ड्रॉप करना है, कौन सा ड्रॉप करना है, तो उसकी कोडिंग और कौन-कौन सी चीज़ें करनी है वो आप लोग करोगे। फिर आगे जो 3-4 लाइन अहमद ने किए होंगे, फिर 2-3 लाइन छोड़े होंगे, वो आप लोग करोगे। तो इस तरह मतलब एक सीक्वेंस से सब कुछ होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग हमें उससे समझ आएगी कि आप लोग कितना समझ गए, आप इनसाइट किस तरह निकाल सकते हैं, और आपकी कोडिंग भी। तो ये कोई डरने की बात नहीं है, आप गूगल वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली चीज़ है कि आप लोग को समझ आ जाए वो चीज़। आपको काम करना आ जाना चाहिए इसके अंदर, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है। ये सारी चीज़ें जब आप लोग समझ जाएंगे तो आपके माइंड में खुद ही आइडियाज़ बनने शुरू हो जाएंगे कि मैंने अपने डेटा के साथ अभी करना क्या है। आपको पता होगा कि मेरे डेटा के अंदर है क्या क्या चीज़। तो आपको ये भी फिर पता लग जाएगा कि मैं अब इसके साथ कर क्या सकता हूँ। तो वो उस आइडिया को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आपके पास आइडिया होना लाजमी है। प्रोग्रामिंग का कोई मसला नहीं है, प्रोग्राम आपको मिल जाता है। पाइथन ने काम छोड़ दिया जी। और काफ़ी हो गया आज के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। कैसे सबमिट करेंगे, आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म में आप लोग सबमिट कर देंगे। कल ही करना है, कल ही 1 घंटे के अंदर ये हो जाएगा और आप लोग उसी वक्त सबमिट कर देंगे। फिर आप लोगों को जो है मैं चेक कर लूँगा और फिर मैं आप लोग को दे दूँगा। वो सही हो गया है। घबराना नहीं है। हाँ, 1 घंटा बहुत होगा, वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होगा यार, थोड़ा-थोड़ी चीज़ें होंगी उसके अंदर। मैं आपको पूरी रात तो नहीं दे सकता। सही हो गया। ओके जी। जी रहमान भाई, मशीन लर्निंग कंप्लीट तकरीबन हो गई है। तो अभी सारे एल्गोरिथम्स तो नहीं हो सकते 5 दिनों में, इतने ज़्यादा एल्गोरिथम्स है। हुँ, तो कल वाला जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का दिन है, तो उसमें आप लोग सीख जाओगे। मंडे से फिर इंशाल्लाह डीप लर्निंग शुरू होगी। अभी 1 मिनट। मशीन लर्निंग कवर जो है ना, एक रात की गेम नहीं है, और ये 2 रातों की गेम भी नहीं है। ये एक काम का नाम है, ये एक सोच का नाम है। आपने ये वाली सोच डेवलप करनी होगी अपने अंदर, और ये 1-2 रातों में नहीं होगी। आपको तकरीबन 1-2 साल तो लगेंगे इसके अंदर कंफर्टेबल होने में। टाइम लगेगा, अच्छे दिन आएँगे आपके इंशाल्लाह। बस आप इसके साथ जुड़े रहें, और ऐसी कम्युनिटीज़ के अंदर जाएँ जहाँ पे मशीन लर्निंग की बात होती है, और ऐसे लोग ढूँढें जो वही वाला काम कर रहे हैं जो आप वो वाला काम कर रहे हैं। तो आप लोग को सीखने में और आसानी मिलती जाएगी, और करीब होते जाएँगे। नेटवर्किंग बहुत अच्छी चीज़ है सीखने के लिए। और एक और बात मैं बता दूं रहमान भाई, कि मशीन लर्निंग से मतलब ये कोडिंग जो है, एल्गोरिथम्स अप्लाई करना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उस डेटा को प्रिपेयर करना है, वो सीखें आप। तो वो डीप लर्निंग में भी बार बार आएगा इंशाल्लाह। मशीन लर्निंग में वो प्रैक्टिस से आएगा, जितना आप सोचोगे प्रैक्टिस करोगे। बाकी मशीन लर्निंग के कोर्स तो हार्डली 10 लाइन्स होते हैं, तो आप कहीं से भी मिल सकते हो, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली डेटा प्रिपेयर करना मुश्किल काम होता है, और हर डेटा अलग तरीके से प्रिपेयर होता है। ये नहीं कि बस सेम तरीका होगा, सेम कंसेप्ट नहीं, हर डेटा में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मेन चीज़ है कि आप वो सीखें, तभी 3 दिन हमारे उस पर लगे। तो वो प्रैक्टिस से ही होगा इंशाल्लाह आपका। डेटा में मेरा एक बात बता दूं कि डेटा में मेन चीज़ तो यही है, टारगेट वेरिएबल को हमने फाइंड करना होता है, उसी के बेस पे ही तो हम मॉडल ट्रेन करेंगे, उसका टेस्ट करना होता है। मेन चीज़ तो यही है, टारगेट वेरिएबल। जी, जी, यही बात है। टारगेट वेरिएबल की बात है। टारगेट वेरिएबल आपका डिफाइंड होगा तो आपको पता होगा कि मैंने अभी इस वक्त करना क्या है। तो टारगेट वेरिएबल आपका सही नहीं पता आपको, और टारगेट वेरिएबल आपका लेबल होता है। जब आपके पास टारगेट वेरिएबल है, इसका मतलब है कि आप सुपरवाइज जाएंगे। आपके पास आपका टारगेट वेरिएबल नहीं है, तो आप फिर अनसुपरवाइज जाएंगे।
अनसुपरवाइज करने का तरीका बहुत डिफरेंट है फिर इस सुपरवाइज मशीन लर्निंग से, क्योंकि यहाँ पे हमें पता होता है टू द पॉइंट आंसर होता है एक चीज़ का, वहाँ पे टू द पॉइंट अच्छा, ये आंसर जो नहीं होता। डेटा दिखाया था इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल डेटा था। हाँ, ज़्यादातर न्यूमेरिकल डेटा था और कल कुछ ऐसा डेटा था, बल्कि आज हमारे पास एक ऐसा डेटा आ गया जो आखिर में जाके कैटेगोरिकल हो गया। और कैटेगोरिकल डेटा कल भी हमारे पास था, लेकिन वहाँ पे सीन ये था कि हमारे पास बाकी जो सारे के सारे फीचर्स थे वो न्यूमेरिकल थे, और आखिर में जाके जो टारगेट वेरिएबल था हमारा ना, वो कैटेगोरिकल वेरिएबल था। तो टारगेट वेरिएबल के कैटेगोरिकल होने पे फिर हमने डिसाइड किया था कि हम इस पे क्लासिफिकेशन मॉडल को आगे लेके जाएंगे। ये बातें हैं, बस इसको जी, थोड़ा यही सा सवाल मैंने करना था आपसे, क्लियर हो गया, शुक्रिया। ठीक हो गया है, कोई मसला नहीं यार। किसी और का कोई और सवाल है? बेस्ट सो फॉर, ये बात तो है यार। थैंक यू सो मच। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से ताकि आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाए, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए। अगर आप लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है तो एक अच्छी बात होगी। जी, उमर, तो आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल। और जो जो नोटबुक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आप उनको रिवाइज़ करें। उसके अंदर से बस आपका जो कल वाला सीन होगा सारा का सारा इन्हीं के अंदर में से होगा, कुछ ना कुछ इसी के अंदर में से आएगा। बस आपको अपना आइडिया क्लियर होना चाहिए, और कोडिंग आप कर लेंगे, उसकी कोडिंग से परवाह नहीं है, बस आइडिया अपना क्लियर रखें कल के लिए। इंशाल्लाह मिलेंगे कल, गप लगाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।